वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में कॉस्ट वाला जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, घटते हुए प्रतिफल का नियम उस स्थिति में लागू होता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर हो और उत्पादन के अन्य साधन जो हैं वो क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील। तो स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा को अगर बढ़ाया जाएगा तो एक बिंदु ऐसा आएगा जिसके बाद में उत्पादन जो है वो घटने लग जाएगा, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, घटते हुए प्रतिफल का नियम। नेक्स्ट है, श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र दर्शाता है कि कुल उत्पादन में परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद वक्र है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व जो है वो क्या शो करता है, अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन हमारा हो गया जैसे श्रम। ठीक है, श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो ये दर्शाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। अगला है, जब कुल उत्पाद वक्र गिरता हुआ होता है तब टोटल प्रोडक्शन कर्व। ठीक है, जब घटना प्रारंभ हो जाता है तो जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, श्रम का ऋणात्मक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम का सीमांत उत्पादक जब ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो जो कुल उत्पादन वक्र है वो गिरना प्रारंभ हो जाएगा। या जब कुल उत्पादन गिरना प्रारंभ हो गया है उस समय सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो जो श्रम का सीमांत उत्पाद वो है शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंचता है तो कुल उत्पादन के बारे में कहा जाएगा। सीमांत उत्पादन जब अधिकतम होता है, ठीक है, ये सीमांत उत्पाद वक्र है, ये हमारा कुल उत्पादन का वक्र है, और यहाँ पे जो सीमांत उत्पादन है वो अधिकतम है। ठीक है, तो इस अधिकतम बिंदु के बाद में अगर हम देखें तो कुल उत्पादन बढ़ेगा लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ में परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से स्थिर लागत नहीं है, इनमें से कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको किराया दे रखा है, मंथली रेंट ऑफ 1000। ठीक है, अगर आपने कोई, यहाँ उद्यमी ने कोई जो बिल्डिंग है वो किराए पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, और उसको हर महीने अगर 1000 रुपये का भुगतान करना है तो ये स्थिर लागत की श्रेणी में आएगा। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती हैं, बीमा की प्रीमियम हर महीने दी जाती हैं या पिछले महीने जो दी गई हैं, हर साल जो भी हैं, वो भी एक तरह से स्थिर लागत की श्रेणी में आएगा। फिर हमारा है अटॉर्नी रिटर्नर ऑफ 50,000 पर ईयर, ये भी आपका एक तरह से स्थिर लागत की श्रेणी में आएगा। वर्कर्स वेज, श्रम की जो मजदूरी होती हैं वो एक तरह से किस श्रेणी में आएगी, परिवर्तनशील लागत में आएगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, उत्पादन की 8 इकाइयां बनाने पर औसत स्थिर लागत 12.50 और औसत परिवर्तनशील लागत 81.25 हो तो उत्पादन के इस स्तर पर कुल लागत होगी। देखिए, कुल लागत क्या होगी,
TC इक्वल टू TFC प्लस TVC होगी। यहाँ पे हमारे पास में है उत्पादन की 8 इकाइयों की औसत स्थिर लागत कितनी दे रखी है 12.50। तो इस औसत स्थिर लागत को अगर हम उत्पादन की 8 इकाइयों से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा TFC आ जाएगा। तो 12.50 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96 प्लस 400 आ जाएगा आपका ये। फिर प्लस औसत परिवर्तनशील लागत भी हमको 8वीं इकाई पे दे रखी कितनी है 81.25। इसको भी अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये हो जाएगा 648 और ये 2 648 प्लस 2 650 और 650 प्लस 100 कर दोगे कितना आ जाएगा 750। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और चेक कर लेना, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है 8 को आप 12.50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस 81.25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को प्लस करने पर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यदि किसी फर्म की कुल स्थिर लागत 400 रुपये है, औसत कुल लागत 3 रुपये तथा औसत परिवर्तनशील लागत 2.50 रुपये हैं, तो उत्पादन का स्तर क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास में कुल स्थिर लागत दे रखी है 400 और कुल लागत औसत लागत दे रखी है हमारे पास में 3, औसत परिवर्तनशील लागत दे रखी है 2.5। इसका मतलब औसत स्थिर लागत कितनी हो जाएगी 3 में से 2.5 को माइनस कर दीजिए 0.5। ठीक है, औसत स्थिर लागत हमने निकाली सबसे पहले 0.5 आई है क्योंकि हमारे पास में कुल स्थिर लागत दे रखी थी। अब देखिए, अगर हम AFC को Q से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा TFC। ठीक है, TFC कितना दे रखा हमको यहाँ पे 400 और Q निकालना है, AFC कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, 400 अपॉन 0.5 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 800। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी फर्म की सीमांत लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है जिसका कारण है। एक फर्म की सीमांत लागत जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाया जाता है क्या होगी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से ये वाली कंडीशन। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है तो सीमांत लागत क्या होती हैं बढ़ती जाती हैं। और क्यों बढ़ती जाती हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, जो घटते प्रतिफल का नियम होता है उसके कारण। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, यदि किसी फर्म के लिए उत्पादन की अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत बढ़ती हुई है तो यह दर्शाता है अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये बढ़ती हुई है तो ये क्या दर्शाएगा, औसत कुल लागत अधिकतम होती है, औसत स्थिर लागत स्थिर रहती हैं, सीमांत लागत औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, ये आंसर आपका सही होना चाहिए ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि एक फर्म के द्वारा अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया जाए तो इससे क्या होगा। ठीक है, अगर फर्म क्या कर रही है अच्छी नई टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करती हैं, उसका इनोवेशन करती है, आविष्कार करती हैं, डिस्कवर करती हैं, तो नई प्रौद्योगिकी से क्या होता है उत्पादन की जो लागत है वो एक तरह से क्या होगी घट जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, गलत है। औसत स्थिर लागत वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये भी हमको गलत लग रहा है। औसत स्थिर लागत वक्र नीचे शिफ्ट होगा, सीमांत लागत वक्र जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए कि जब एक फर्म अच्छी दक्ष प्रौद्योगिकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी तो इससे सीमांत लागत क्या होगी घट जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र बढ़ता हुआ होता है जब, ये हमारा सीमांत लागत वक्र है और ये जो सीमांत लागत वक्र का भाग ये बढ़ता हुआ होता है, कब बढ़ेगा? जब सीमांत उत्पादन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, घटते प्रतिफल का नियम है, जिसमें जब सीमांत उत्पादन घटेगा तो सीमांत लागत क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि एक फर्म उत्पादन के कुछ स्तर पर पैमाने की मितव्ययिता का सामना करती है, ठीक है, उत्पादन के कुछ स्तर पर क्या हो रहा है? पैमाने की मितव्ययिता का सामना करना पड़ रहा है एक फर्म को। पैमाने की मितव्ययिता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इससे क्या होगा? जो लागत है वो एक तरह से क्या होगी? घटेगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है वो क्या होगा? घटेगा। अगला है, एक फर्म साधनों को 2 गुना करती है तो उसका उत्पादन 2 गुने से भी अधिक हो जाता है, तो इससे क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसको कहा जाएगा, देखिए, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया है उत्पादन अगर उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाता है तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति होती है, जो पैमाने की मितव्ययिता को दर्शाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, द लार्जर the diameter of natural gas pipeline, the lower is the average total cost of transmitting 1000 cubic feet of gas 1000 miles. This is an example of, ठीक है, जो प्राकृतिक गैस की जो पाइपलाइन है उसका डायमीटर अगर बड़ा है तो इससे क्या हो रहा है? जो औसत लागत है, ठीक है, वो एक तरह से क्या आ रही है? कम आ रही है। और औसत लागत अगर ये कम आ रही है, ठीक है, ये किसके साथ में संबंधित हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पैमाने की मितव्ययिता। ठीक है, बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन किया जाएगा तो उससे क्या होगा? लागत कम आती है। अगला देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी संसाधनों को 20% बढ़ाने पर उत्पादन भी 20% बढ़ता है। तो जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया है, अगर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है तो ये स्थिति कौन सी होगी? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आप बच्चों वीडियो के साथ साथ में जो कमेंट बॉक्स है उसको भी देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है उसमें मिस्टेक हो जाती हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके जो करेक्शन होते हैं वो कर देता हूं। तो जब भी आप वीडियो देखें सबसे पहले अगर कोई कमेंट किया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, पैमाने की मितव्ययिता एवं अमितव्ययिता प्रदर्शित करती हैं कि, ठीक है, पैमाने की मितव्ययिता और अमितव्ययिता, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन व्हाई द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज टिपिकली यू शेप। ठीक है, दीर्घकालीन जो औसत लागत वक्र है पहले घटता हुआ होता है और फिर वो बढ़ता हुआ होता है, मतलब यू आकार का क्यों होता है? देखिए, पैमाने जो हैं स्केल वो एक तरह से किसके साथ में संबंधित होगा? दीर्घकाल के साथ में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किसी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम का सीमांत उत्पाद बराबर होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो किसके इक्वल होगा? साधन जो श्रम है उसकी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्पादन फलन की सामान्य स्थिति को बताता है? ठीक है, जो उत्पादन फलन होता है वो उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में प्रौद्योगिकी संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल सही है।
फिर इट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी संस्था की जो तकनीकी होती हैं उसको प्रदर्शित करता है ये भी बिल्कुल सही है। फिर प्राइजेज ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डू नॉट एंटर इनटू प्रोडक्शन फंक्शन, किसी उत्पादन फलन में हम कीमतों पर विचार नहीं करते हैं, उत्पादन और साधनों की कीमतों पर, यह भी बिल्कुल सही है। और फिर इट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट, ये एक तरह से क्या है, प्रवाह अवधारणा है, ठीक है, जिसमें इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटते प्रतिफल की उपस्थिति को दर्शाता है? कम से कम एक साधन स्थिर रखते हुए जो अन्य साधन हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक साधन को परिवर्तनशील रखा जाएगा, तो जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, एक बिंदु के बाद में घटने लग जाएगा, ठीक है। घटते प्रतिफल की उपस्थिति को दर्शाता है, कम से कम एक साधन स्थिर रखते हुए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर, साधन का सीमांत उत्पादन धनात्मक एवं बढ़ता हुआ हो, नहीं, हम घटते प्रतिफल की बात कर रहे हैं। साधन का सीमांत उत्पाद धनात्मक हो सकता है और घटता हुआ हो सकता है, ठीक है, ये स्थिति हो सकती है। साधन का सीमांत उत्पाद घटता हुआ और ऋणात्मक हो, ये भी स्थिति संभव है। साधन का सीमांत उत्पाद की स्थिर हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज कांस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटते प्रतिफल की उपस्थिति को दर्शाता है? ठीक है, तो यहां पे देखिए बी और सी दोनों कंडीशन हमको सही लग रही हैं। फिर भी अगर हम देखें तो ये आंसर हमारा सही होना चाहिए, ठीक है, जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक है और घटता हुआ है, ठीक है, तो भी एक तरह से कौन सी स्थिति है, घटते प्रतिफल की उपस्थिति है। इस स्थिति में भी घटते प्रतिफल की स्थिति हो सकती है।